दोस्तों इस वीडियो में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग में उसको आज सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इससे बाहर जो प्रत्यावर्ती धारा से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए आज जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को लिखिए। तो कुल मिलाकर जो है 4 ऊर्जा क्षय होते हैं। एक ताम्र क्षय, फ्लक्स क्षय, लौह क्षय और सौथिल्य क्षय। तो इस तरह से जो है 4 क्षय होते हैं। सबसे पहले हम ताम्र क्षय को समझते हैं कि ताम्र क्षय जो है प्राथमिक कुंडली में जो जो प्राथमिक कुंडली होती है और द्वितीय कुंडली होती है और दोनों के बीच जो तार जुड़ा हुआ है, तो प्राथमिक कुंडली का तार और द्वितीय कुंडली का तार, इससे कुछ धाराएं निकलती है। इसके तार से जो धाराएं निकलती है तो धारा निकलने में कुछ ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो धारा को बहने में जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो यानी ये ऊर्जा ले जाती है ट्रांसफार्मर से, तो यानी ऊर्जा का नाश होता है। तो वही जो ऊर्जा का नाश होता है वही कहलाता है ताम्र क्षय। यानी कि ट्रांसफार्मर में तांबे से बनी जो प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में कुछ न कुछ ओमीय प्रतिरोध आर जरूर होता है और इसमें धारा जो आई बहती है उसके कारण जो है हानि जो ऊर्जा की होती है आई स्क्वायर आर के रूप में होती है और इसी हानि को जो है ताम्र क्षय कहा जाता है। और यह हानि जो है कुंडलियों में उष्मा के रूप में होता है, यानी कि जब कुंडली में धारा बहती है तो कुंडली जो है गर्म हो जाती है और वही है उष्मा। तो उसी उष्मा के रूप में जो ताम्र क्षय होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्लक्स पर कि आखिर फ्लक्स क्षय क्या है। तो फ्लक्स क्षय जो वो देखिए वो होता है क्या कि चुंबकीय फ्लक्स जो है पूरी तरह से द्वितीय कुंडली से जो संबंध नहीं रखता है, यानी कि प्राथमिक कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है वो द्वितीय कुंडली से डायरेक्टली जो पूरी तरह से जो है जुड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि उसका कुछ भाग जो अंशतः जो है हवा में भी मिल जाता है। तो या तो बोल सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स की जगह पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, कि जब प्राथमिक कुंडली से चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या निकलती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तो वो द्वितीय कुंडली तक पूरी तरह से नहीं पहुंचती। उसका कुछ भाग जो है वायु से होकर गुजरता है और वायु से होकर गुजरने के कारण कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाती है और वही ऊर्जा नाश फ्लक्स हानि कहलाती है। उसके बाद चलते हैं कि भंवर धारा हानि क्या है, या इसको लौ हानि भी बोल सकते हैं। तो लौ हानि या भंवर धारा हानि, तो लौ हानि में ही जो लौ हानि को ही जो भंवर धारा हानि कहती है और नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किस चीज का हानि होता है। तो जब ट्रांसफर का क्रोड जब बदलता है तो उससे जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है और जब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है तो इसके कारण भंवर धारा उत्पन्न होती है और भंवर धारा उत्पन्न के कारण जो है क्रोड गर्म हो जाता है, क्रोड में उष्मा उत्पन्न हो जाती है और वह उष्मा कुछ ऊर्जा का रूप ही होती है। तो यानी उष्मा उत्पन्न यानी कुछ ऊर्जा नष्ट हुई, तो वो जो ऊर्जा नष्ट हुई उष्मा के रूप में भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण इसीलिए इसे भंवर धारा हानि या लौ हानि भी कहा जाता है। लौ हानि याद रखिएगा, लौ हानि। उसके बाद चलते हैं चौथा मेन पॉइंट जो है कि शैथिल्य हानि क्या है। तो शैथिल्य हानि जो है कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में जो है प्रत्यावर्ती जब धारा प्रवाहित की जाती है तो लौ क्रोड को बार बार जो चुंबकित और विचुंबकित होना पड़ता है और इस क्रिया में भी जो कुछ ऊर्जा का हानि होता है। यानी शैथिल्य क्षय में जो लौ क्रोड है चुंबकीय क्रोड को जो पूरा चक्कर लगाती है, पूरा जो चक्कर लगाती है और जो फिर कभी हटती है तो कभी जुटती है, तो यानी कि चुंबकित होती है और अचुंबकित होती है। तो इस कारण में भी जो है कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाती है घूमने में, पूरा चक्कर लगाने में लौ क्रोड को। इसीलिए जो उसमें जो हानि होती है ऊर्जा की वो कहलाती है शैथिल्य हानि। उसके बाद चलते हैं गुंजन क्षय क्या है, हुमिंग लॉस्ट, यानी कि क्रोड में कंपन के कारण जो हानि होती है। यानी क्रोड जब घूमता है तो वो हिलता भी है, तो कंपन करता है, तो वो जो हिलता है तो हिलने के कारण भी कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाती है, कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाती है और वही कहलाती है गुंजन क्षय। ऐसे आपको मुख्यतः 4 ही याद रखना है, शैथिल्य क्षय, लौह क्षय, ताम्र क्षय और फ्लक्स परिवर्तन क्षय। इस तरह से जो आप याद रख सकते हैं क्षय को। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रत्यावर्ती धारा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जो है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ आई नॉट 20 साइन 200 पाई टी। अब इसमें आपको बताना है कि धारा की आवृत्ति क्या है, शिखर मान क्या है, वर्ग माध्य मूल मान क्या है। तो कुछ नहीं है, बस आपको जो पॉइंट याद रखना है कि ये एक रूल को फॉलो करता है। वो रूल क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। ये इसी रूल पर जो है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण बनता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो सामान्य समीकरण होता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी, इसी से तुलना जब कर देंगे तो आपको शिखर धन आवृत्ति वर्गमूल मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसकी अगर तुलना करें इस समीकरण से तो आई नॉट, तो आई नॉट यानी पहला जो डिजिट है, तो यानी आई नॉट क्या है, शिखर मान है। तो यहाँ पर देखिए शिखर मान कितना है 20, यानी आई नॉट हो जाएगा 20 एम्पियर। धारा है तो इसीलिए एम्पियर, तो आई नॉट निकल गया 20 एम्पियर, इससे पता चल गया। उसके बाद अब देखिए कि आपको जो आवृत्ति निकालें, तो आवृत्ति जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर जो 2 पाई एफ टी है यही है आवृत्ति, 2 पाई एफ टी यही है आवृत्ति। तो यहाँ देखिए 2 पाई एफ टी के जगह पर क्या दिया हुआ है 200 पाई टी, 200 पाई टी, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है क्योंकि दोनों फार्मूला एक ही है, क्योंकि इसी रूल को फॉलो करता है ये। तो इसलिए हो जाएगा 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई। तो जब हम जो पाई कैंसिल हो जाएगा और एफ इज इक्वल हो जाएगा 50 चक्र पर सेकंड जो होगा या 50 हर्ट्ज पर सेकंड है। तो ये आपको आवृत्ति मिल जाएगी इस तरह से। और वर्ग माध्य मूल मान का जो फार्मूला था आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन
√2। तो इस तरह से आई नॉट का जब मान रखेंगे तो इस तरह से हमें मिल जाएगा 10√2 एम्पियर। तो समझ गए इस समीकरण को हमें कैसे हल करना है। उसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर देखिए, ये एक अन्योन प्रेरण की घटना पर आधारित एक ऐसा मशीन है जो प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा का जो विभवांतर होता है, वोल्टता होती है, उसी को बदलने के लिए जो मशीन उपयोग किया जाता है, जो युक्ति उपयोग किया जाता है, वो ट्रांसफार्मर है। और ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? तो अन्योन प्रेरण की घटना पर। और ये दो तरह से कार्य, दो टाइप का होता है, एक उच्चाई ट्रांसफर और एक अपचाई ट्रांसफर। तो जब हमें लो वोल्टता से हाई वोल्टता की ओर जाना है, लो वोल्टता से हाई वोल्टता की ओर, तो वो कहलाएगा उच्चाई ट्रांसफर। तो नाम से भी याद रख सकते, उच्चाई यानी उच्च, यानी ये हमेशा ऊंची वोल्टता देगा, यानी लो निम्न वोल्टता से जो हमें उच्च वोल्टता की ओर जाना पड़ेगा। उसके बाद हम चलते हैं अपचाई वोल्टता पर। तो अपचाई वोल्टता, तो ऊंचाई, जब हम एक चीज को परिभाषित कर दे ऊंचाई क्या है, तो अपचाई अपने आप बन जाएगा। तो ऊंचाई में हो जाएगा निम्न से प्रबल की ओर, अपचाई में हो जाएगा उच्च से निर्बल की ओर, यानी हाई से लो की ओर। तो वैसा ट्रांसफर जिसका उपयोग जो उच्च वोल्टता से निर्बल धारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो वो या निर्बल वोल्टता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो वो कहलाता है अपचाई ट्रांसफर, अपचाई ट्रांसफर। और इसमें एक चीज उल्टा हमेशा यूज करना है वर्ड, वो है ये कि निम्न अगर वोल्टता लेंगे तो धारा प्रबल हो जाएगी, अगर धारा निम्न होगा तो वोल्टता प्रबल हो जाएगी। तो ये धारा और वोल्टता एक दूसरे के विपरीत होती है, इसीलिए जो आपको वर्ड जो यूज करना होगा कि निम्न वोल्टता की प्रबल धारा को उच्च वोल्टता की निर्बल धारा में परिवर्तित करने के लिए। इसी तरह वो अपचाई ट्रांसफर में आपको यूज करना होगा कि उच्च वोल्टता की निर्मल धारा को निम्न वोल्टता की प्रबल धारा में परिवर्तित करना है। तो आपको एक सेंस बस याद रखना है कि निम्न वोल्टता से जब हम हाई वोल्ट की ओर जाएंगे तो अपचाई, और उच्च वोल्टता से जब हम निम्न वोल्टता की ओर जाएंगे तो अपचाई। उसके बाद आप जानते ही हैं कि वोल्टता और धारा एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो आप भाषा बना सकते हैं आसानी से। तो ट्रिक वाइज अगर आप माइंड सेट करते हैं तो आपको जो कोई भी चीज़ याद करने में दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर की दक्षता से आप क्या समझते हैं? ट्रांसफार्मर की दक्षता से आप क्या समझते हैं? तो इसे जो ये एन से सूचित किया जाता है, म्यू से। और ये जो n बराबर होता है वो होता है द्वितीयक कुंडली में शक्ति अपॉन जो है प्राथमिक कुंडली में शक्ति गुना 100%। ये होता है ट्रांसफार्मर की दक्षता, यानी द्वितीयक कुंडली की शक्ति और प्राथमिक कुंडली के दक्ष के जो प्राथमिक कुंडली की शक्ति का जो अनुपात होता है, उसका जो परसेंटेज हम निकालते हैं, वही कहलाती है ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो वही कह रहा है कि भाषा में कि ट्रांसफार्मर का निर्माण करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि प्राथमिक कुंडली की समस्त ऊर्जा द्वितीयक कुंडली को हस्तांतरित हो सके। यानी ट्रांसफार्मर जो बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि प्राथमिक कुंडली से ऊर्जा जो है द्वितीयक कुंडली में बदल जाए। और ये एक आदर्श ट्रांसफर वह होता है जो प्राथमिक कुंडली की समस्त ऊर्जा को द्वितीयक कुंडली में दे सके। और ये आदर्श ट्रांसफर का जो है 100% दक्षता कहलाता है। यानी ट्रांसफर इसीलिए बनाया जाता है कि प्राथमिक कुंडली की जो समस्त ऊर्जा को द्वितीयक कुंडली में भेजा जा सके पूरी तरह से 100%। और अगर 100% ट्रांसफर कर पाता है ऐसा, तो वह जो है आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। उसके बाद चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या? प्रतिबाधा और प्रतिघात क्या है? तो सबसे पहला समझ लीजिए प्रतिबाधा क्या। कह रहा है विद्युत के सदर में किसी परिपथ पर वोल्टता अर्पित करने पर उसके धारा प्रवाह के विरोध की माप का नाम प्रतिबाधा है। यानी कि धारा में कितना विरोध हो रहा है, धारा का जो किसी अगर परिपथ में जो धारा बह रही है उसका कितना विरोध हो रहा है, वह कहलाएगा प्रतिबाधा। तो सांख्यिकी मान के दृष्टि कहा जा रहा है कि किसी परिपथ की परिबाधा उन परिपथ के सिरों के बीच सम्मिश्र वोल्टता और सम्मिश्र धारा का अनुपात के बराबर होता है। उसके बाद एक प्रतिघात क्या होता है? प्रतिघात होता है विद्युत प्रणाली में किसी अवयव द्वारा धारा या वोल्टता के परिवर्तन के विरोध को उस अवयव का प्रतिघात कहा जाता है। तो प्रतिबाधा हुआ कि धारा जो बह रहा है उसमें कितना विरोध हो रहा है, और प्रतिघात हो जाता है कि जब धारा बदलना चाह रही है, धारा में परिवर्तन हो रहा है, तब कितना विरोध हो रहा है। यानी प्रतिबाधा हो जाएगा कि धारा का विरोध, और प्रतिघात हो जाएगा धारा में परिवर्तन का विरोध। तो इस पॉइंट को समझ के भी आप जो प्रतिघात और प्रतिबाधा में अंतर याद रख सकते हैं।